बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। सभी दोस्तों को पहुंचा दीजिए वीडियो, चूँकि आज की वीडियो के माध्यम से मैं प्राचीन इतिहास का जो एक प्रकार से जो आंसर की है उसको बताने का प्रयास करूँगा, जो कुंजी है। कहने का मतलब ये है कि सॉल्व करवाऊंगा आपका पूरा का पूरा पेपर, कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। और आपको ये भी बताने का प्रयास कि देखिएगा मॉडल पेपर से भी बहुत सारे प्रश्न आपके यहाँ पर आए हैं। आप लोगों ने मॉडल पेपर देखा होगा और आप लोगों ने जाहिर सी बात है जो कानपुर विश्वविद्यालय का पेपर हुआ था उसका भी पेपर हमने सॉल्व करवाया था तो उसको भी देखा होगा। और निश्चित तौर पर आप में बहुत सारे प्रश्न फंसे होंगे। ओके, यही हाल हर पेपर का रहा। क्यों, सोशियोलॉजी में भी प्रश्न आए थे बहुत सारे, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे थे जो कि कठिन थे, ठीक, और कुछ गलत भी थे उसमें से। तो ये कई प्रकार की चीज़ें। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे प्राचीन इतिहास के पेपर में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए। और ये पेपर है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का, जिसमें 75 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न का अगर आप सही उत्तर करेंगे तो 1 नंबर आपको मिलेगा, ये बात ध्यान रखेंगे। और आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता दूं बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि आखिरकार कितना नंबर पाएंगे तो पास होंगे, माइनस मार्किंग है कि नहीं है। तो भैया माइनस मार्किंग जो है नहीं है। आप जितना करोगे उतना नंबर आपको मिलेगा। 3 सही करोगे तो 3 नंबर मिलेगा, 4 सही करोगे तो 4 नंबर मिलेगा। ये बात आप ध्यान रखोगे। ओके, तो यहाँ पर 75 नंबर आपको जो है पूरा का पूरा पूर्णांक है। और इस 75 का अगर आप जो है बात की जाए, 75 का पूर्णांक है और आप 33 नंबर मतलब 33% नंबर अगर 75 का ला सकते हो एग्जाम में तो आप पास कर दिए जाओगे। लगभग यही जो है पहले से फार्मूला था, लेकिन अब नई शिक्षा नीति के तहत कुछ हो सकता है कि चेंजमेंट हुआ हो। अभी हमने इस पर जो है जानकारी नहीं ग्रहण करी है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसको जल्द ही आपका क्लियर कर दूंगी कितने पर आप पास किया जाएगा। कितना नंबर अगर आप पाएंगे तो आपको पास किया जाएगा, ठीक, ये बात मैं जल्दी आपको बता दूंगा। और अभी जो है क्योंकि अलग हमने बात नहीं की ना, इस पर ज़्यादा फोकस कर पाए थे, लेकिन बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं तो अब मैं इस पर जो है फोकस करके आपको एक दिन बता दूंगा, ठीक है, कि कितने नंबर पर पास अब किया जाएगा। पहले तो 33% पासिंग मार्क आपका था कि 33% अगर आप पाएंगे, जैसे कि 100 नंबर का पेपर होता था, अब 100 में से अगर आपको 33 नंबर मिल गए हैं, ठीक, तो आप पास हो जाते हैं, ठीक, यानी 33%। अब बात होगी अगर मान लेते अभी भी 33 होगा तो 75 गुणे 33, ठीक है, बटे 100 कर देंगे, ठीक। तो 25 तियाँ 75, 25 चौको 100, यहाँ पर कुछ 99 आप देखेंगे, 33 यहाँ कितना हो जाएगा 99 और बटे 4, यहाँ से आप भाग दे दीजिएगा, उतना आपका परसेंट होना चाहिए। 4 दूना 8, ओके, 4 दूना 8, यहाँ पर कितना होगा 19, 4 चौको 16, ठीक है, 4 चौको 16, 24, और उसके बाद में क्या बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा। 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 छः 28, 4 सत्ते कितना हो गया, 4 8 32 हो जाएगा ना, 4 7 7 चौको 28, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो 24.7 अर्थात अगर आप 24 यानी कि 25 से 30 नंबर के बीच में अगर पाते हो तो भी आप हो सकता है पास कर दिए जाओ। ये मैं हो सकता है चांस बता रहा हूँ अगर 33% पे होगा। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो परेशान ना हो, जो भी पेपर हो रहे हैं जैसे भी हो रहे हैं उनको आप देते जाओ। और हो सकता है जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी अगर हो सकता है पढ़ाई पूरी करवाई होंगी तो निश्चित तौर पर करेंगी। बाकी बड़ी बड़ी विश्वविद्यालय में तो वो भी एग्जाम हो रहे हैं, ओपन बुक एग्जाम हो रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं भाई। पेपर का आपके नाम देखिए सेम है सभी पेपर का नाम, अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया वर्ल्ड, यानी कि भारत और विश्व की प्राचीन सभ्यता, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर प्राचीन इतिहास हिस्ट्री BA प्रथम सेमेस्टर का पेपर है। समय आपको 1.5 घंटे का दिया गया था। ओके, यहाँ पर देखिएगा मैक्सिमम मार्क्स आके कितने थे, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे 75 के थे। यहाँ पर देख लीजिए सभी प्रश्न आपके अनिवार्य हैं, 1 अंक के हैं। सभी प्रश्न कितने हैं, 1 अंक के हैं, 1 नंबर के हैं। यहाँ पर तमाम सारे निर्देश दिए गए हैं, इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा। हो सकता है इसी में आपको कुछ चीज़ें दी जाएं तो आप लोग इसको सही से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में आपका कोई डाउट ही नहीं बचेगा यार। अब मुझे उतना टाइम नहीं था कि मैं इसको पढ़ूँ, देख लेंगे, इसमें हो सकता है मेंशन किया गया हो, अगर नहीं मेंशन किया जाएगा तो भी मैं बता दूंगा। ओके, अब देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर है, अब देखिएगा भाई, अब यहाँ से निश्चित तौर पर बड़ी आसानी से हम समझेंगे, अब बातचीत बिल्कुल भी नहीं। चलिए, हालांकि आपके डाउट थे इसलिए हमने बताया, नहीं तो मैं सीधे हल करवाता आपका। अंग्रेजी में देखेंगे इधर और अगर हिंदी वाले इधर देखेंगे तो भैया मेरी अंग्रेजी थोड़ी वीक है, इसीलिए मैं हिंदी में ज़्यादा पढ़ूंगा, अंग्रेजी वाले बगल में देख लीजिएगा, ठीक है। क्या लिखा है हिंदी में, देखें यहाँ पर कि भारत में कांस्य काल संबंधित है। कांस्य माने होता है कांच, तो ये बताइए कि कांस्य काल कब संबंधित है, कब से। तो भाई नवपाषाण काल की बात है, तो कांस्य काल जो है नवपाषाण काल से संबंधित था आपका, यानी कि यहाँ पर देखेंगे तीसरा नंबर, ठीक है, नियोलिथिक पीरियड से। क्लियर हो गया आपका। आगे समझते हैं अगला प्रश्न।
दूसरा नंबर प्रश्न क्या है कि दयाराम साहनी है। दयाराम साहनी कौन है भाई, यानी दयाराम साहनी इज, दयाराम साहनी क्या है, पुरातत्वविद है, यानी कि जो है आर्कोलॉजिस्ट है ये। ठीक, अगला प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे, मोहनजोदाड़ो के उत्खननकर्ता, यानी कि मोहनजोदाड़ो जो है उसके उत्खननकर्ता कौन है। ओके, यहाँ पर देखिएगा, तो मोहनजोदाड़ो के उत्खननकर्ता कौन है भाई, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो है आर.डी. बनर्जी, यानी कि राखालदास बनर्जी। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। क्या प्रश्न है, कांस्य नर्तकी मिली है, कांस्य नर्तकी यानी कि ब्रोंज डांसिंग गर्ल इज जो है फाउंड फ्रॉम, यानी जो नर्तकी, जो कांस्य की जो नर्तकी मिली है वो कहाँ से मिली है, तो कहाँ से मिली भैया, किस सभ्यता से मिली है, तो किससे मिली है, तो मोहनजोदाड़ो से मिली। कहाँ से मिली है, मोहनजोदाड़ो से मिली। ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट होगा। चौथे का करेक्ट आंसर क्या होगा, 3। ओके, मोहनजोदाड़ो से। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 5वां नंबर, मेलुहा इज आइडेंटिफाइड विथ, यानी कि मेलुहा की पहचान की जाती है। मेलुहा की पहचान किससे की जाती है, सुमेरिया सभ्यता से या मिस्र सभ्यता से, चीनी से, सिंधु घाटी से। प्रश्न आपसे पूछा गया था, तो किससे की जाती है भाई, ये सुमेरिया सभ्यता से। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट होगा, सुमेरिया। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न है, ये किसने कहा था कि हड़प्पा व मोहनजोदाड़ो एक विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, किसने कहा था भैया इसको, इसको कहने वाले पिग्गाट महोदय। कौन है, पिग्गाट महोदय ने इस कथन को कहा था, ये देख लीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि मतलब कि ये अंग्रेजी वालों के लिए बोला है, नहीं तो आपको कि सर जी ये बिल्कुल क्लियर है। जितना भी मैं बताऊंगा, एक आध प्रश्न होंगे तो मैं बता दूंगा कि हाँ ये देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा डाउट है, बाकी सारे के सारे लगभग आपको बताने का प्रयास रहेगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा स्थित है, यानी कि हड़प्पा इज लोकेटेड एट, यानी हड़प्पा कहाँ पर स्थित है वर्तमान में। तो हड़प्पा की बात की जाए तो ये वर्तमान में कहाँ पर है भैया, पंजाब प्रांत में है, लेकिन वो पंजाब अब कहाँ पर है, पाकिस्तान वाला पंजाब। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 8वां नंबर प्रश्न क्या है कि द अर्लीस्ट एविडेंस, मतलब कि अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ स्वास्तिक इज फाउंड फ्रॉम, यानी स्वास्तिक का जो प्राचीनतम अंकन हुआ है कहाँ से मिला हमको, कहाँ से मिला भाई, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सैंधव काल से हमको मिला। कहाँ से मिला है, सैंधव काल से हमको मिला। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा करेक्ट होगा। वहीं अगला प्रश्न देखेंगे, 9वां नंबर प्रश्न क्या है कि वेदों के संकलन करता है, वेदों के संकलन करता कौन है भाई। 9वां नंबर प्रश्न क्या है कि हु इज कॉम्पिलर ऑफ वेदास, यानी कि वेदों के संकलन करता कौन है, संकलन करता कौन है भाई वेदों के, सभी को पता होगा, वेद व्यास जी। तो 9वें का करेक्ट आंसर क्या होगा, 4, वेद व्यास। अगला प्रश्न है आपका 10वां नंबर, 10 राज्य, क्या 10 राज्य जो वार है, यानी कि जो युद्ध है उसका वर्णन है। 10 राज्य वार इज डिस्क्राइब्ड इन, यानी किस में है, रामायण में, उपनिषद में, सामवेद में या ऋग्वेद में। तो 10 राज्य जो युद्ध है उसका वर्णन की बात की जाए तो ऋग्वेद में किया गया। ऑप्शन नंबर इसका 4 है। ओके, अगला प्रश्न 11वां नंबर प्रश्न क्या है कि पृथ्वी सूक्त लिया गया है। पृथ्वी सूक्त इज जो है सिटेटेड फ्रॉम, तो ये बताएं क्या है भाई, पृथ्वी सूक्त लिया गया कहाँ से लिया गया, ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से या फिर अर्थवेद से, मतलब सामवेद से, कहाँ से लिया गया, पृथ्वी सूक्त लिया गया है। 11वां प्रश्न, पृथ्वी सूक्त जो लिया गया है वो अथर्ववेद से लिया गया। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा, अथर्ववेद। 12वां प्रश्न देखिएगा, 12वां प्रश्न क्या है कि द सीर, क्या है, द सीर ऑफ गायत्री मंत्र इज, यानी गायत्री मंत्र के दृष्टा कौन है, यानी देने वाले दृष्टा कौन है भाई। तो गायत्री मंत्र के दृष्टा कौन है बताइए, विश्वामित्र, वशिष्ठ या भृगु या शुक्र। तो भाई कौन होंगे, जाहिर सी बात है कौन है, विश्वामित्र जी। कौन है, विश्वामित्र जी। ऑप्शन नंबर इसका 1 करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पुरंदर इज टोल्ड टू, पुरंदर यानी कहा जाता है, किसे कहा जाता है, पुरंदर किसे कहा जाता है, तो बिल्कुल पुरंदर इंद्र देवता जो है उनको कहा जाता है, इंद्र को पुरंदर की उपाधि दी जाती है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, वेदांता इज टोल्ड, यानी कि वेदांत किसे कहा जाता है, वेदांत किसे कहते हैं, वेदांत। तो वेदांत किसे कहा जाता है भाई, 14 में करेक्ट आंसर क्या होगा, वेदांत जो होता है उपनिषदों को हम वेदांत कहते हैं। ओके, ये वेदों को समझने के लिए, उसको पढ़ने के लिए आसान भाषा में समझने के लिए होते हैं। अगला प्रश्न 15वां नंबर प्रश्न क्या है, 15वां नंबर प्रश्न है कि चातुर्वर्ण का प्राचीनतम वर्णन है। चातुर्वर्ण यानी कि ब्राह्मणोऽस्या मुखामा शीरा बाहुराजान्यः कृता उरुतस्य वैश्याः पादाभ्याम शूद्र अजायताः। ये बताएं, जो चातुर्वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसका सबसे पहले अर्थात प्राचीन वर्णन किस सूक्त में मिलता है, पुरुष सूक्त में, पृथ्वी सूक्त में, अग्नि सूक्त में या इंद्र सूक्त में, किस में मिलता है भाई। तो ये जो मिलता है ये पुरुष सूक्त में ही मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 होगा। ओके,
अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जात वेदस इज टोल्ड, यानी कि जात वेदस कहा जाता है। जात वेदस किसे कहा जाता है भाई? जात वेदस किसे कहा जाता है? अग्नि को जात वेदस कहा जाता है। अग्नि का एक नाम जात वेदस भी। ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट होगा। वहीं अगला प्रश्न देखेंगे 17 नंबर प्रश्न क्या है? 17वां नंबर प्रश्न है कि ऋग वैदिक आर्यों की मुख्य आजीविका थी। ऋग वैदिक आर्यों की मुख्य आजीविका क्या थी भाई? तो बिल्कुल क्या थी? पशुपालन। जी हाँ, बिल्कुल पशुपालन थी। ऑप्शन नंबर इसका 1 करेक्ट होगा। जिनका सही जा रहा है आप सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। पशुपालन राइट आंसर। अगला प्रश्न है कुसीद, यानी कुसीद क्या है? कुसीद इज, कुसीद किसे कहा था भाई? तो कुसीद जो है किसे कहा जाता है? 18वें करेक्ट आंसर क्या होगा? कुसीद जो एक प्रकार से कर होता है कुसीद। ऑप्शन नंबर इसका 2 करेक्ट होगा, टैक्स। 19वां नंबर प्रश्न देखेंगे, मीनिंग ऑफ सीता डिस्क्राइब्ड एज इन ऋग्वेदा, यानी कि ऋग्वेद में वर्णित सीता का क्या अभिप्राय है? तो बिल्कुल सीता, माता सीता से ही अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर इसका 1 करेक्ट होगा। ओके, 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 होगा। अगला प्रश्न आपका समक्ष जो है खिल इज नोन है, यानी खिल कहते हैं। 20वां नंबर प्रश्न है खिल किसे कहते हैं? तो भाई अब इसको खिल के बारे में शायद इसको हमने उतना ज़्यादा डीप में नहीं देखा है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। वैसे बड़ा सहज है, ये हमने पढ़ा है, लेकिन मेरे पास इस समय बुक थी नहीं और नेट पे मैंने देखा तो ये मिला भी नहीं। और बाकी आप लोग भी देख लीजिएगा, अगर आपके पास बुक होगी तो उसमें मिल जाएगा। ठीक है, बुक मेरे पास थी लेकिन मैं अलग हूँ और घर पर मेरी बुक रखी हुई है। ठीक, आगे समझते हैं। 21 नंबर प्रश्न क्या है आपका कि ऋग्वेद में वर्णित निष्क है। निष्क डिस्क्राइब्ड एज इन ऋग्वेद इज। ओके, प्रश्न क्या होगा? उत्तर क्या होगा? ऋग्वेद में निष्क क्या है? 21 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो निष्क ऋग्वेद में जोड़ित है उसको आभूषण के रूप में, पहले आभूषण के रूप में, लेकिन बाद में निष्क जो शब्द है वो सोने के सिक्के के लिए प्रयोग में आने लगा। किसके लिए? सोने के सिक्के के लिए। लेकिन यहाँ पर सोने का सिक्का दिया नहीं, मुद्रा केवल दिया है, तो ये गलत होगा, नहीं होगा दूसरा वाला। ठीक, इसलिए कट जाएगा। धातु बिल्कुल नहीं, ऋण बिल्कुल भी। निष्क का तात्पर्य ऋग्वेद में खास करके बात की जाए तो आभूषण के नाम से आना था। ओके, ऑर्नामेंट, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑर्नामेंट। ओके, ध्यान रखेंगे। तो सोने के सिक्के से बाद में इसका जो है लिया जाता था, लेकिन ऋग्वेद में आप आभूषण ही लगाएंगे। अगला प्रश्न है 22 नंबर, वैदिक पाणी थे, वैदिक पाणी वास, यानी वैदिक पाणी कौन थे भाई? 22 नंबर प्रश्न क्या है? वैदिक पाणी कौन थे? व्यापारियों को वैदिक पाणी कहा जाता था। अगला प्रश्न देखेंगे 23 नंबर प्रश्न क्या है? उत्तर वैदिक काल में कुसीद है, यानी कि इन इंटर वैदिक पीरियड कुसीद इज। उत्तर वैदिक काल में कुसीद क्या है भाई? कुसीद क्या था? तो बिल्कुल आपका क्या होगा? कर। अगला प्रश्न आपके समक्ष 24 नंबर, कृष्ण अयस किसे कहते हैं? कृष्ण माने होता है काला और अयस माने आप पता होगा धातु होता है उसका मतलब। ठीक है, तो कृष्ण अयस वाज नोन। ब्लैक बिल्कुल भी नहीं होगा, काला। स्टोन नहीं होगा, पत्थरों भी नहीं होगा। लोहा या कॉपर, इन दोनों में से आपका क्या होगा? तो लोहा तो बिल्कुल भी हो सकता ना हो, तांबा को जाए, जाहिर सी बात है तांबा आपका होगा। कॉपर, कॉपर को कृष्ण अयस कहा जाता है। किसको? कॉपर को। 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? 24 का 4 होगा। तांबे को कृष्ण अयस कहा जाता है, कॉपर। अगला प्रश्न है आपका निरुक्त है, निरुक्त इज, निरुक्त क्या है भाई? 25 नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा? निरुक्त क्या है? उपनिषदों को ही निरुक्त कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका 1 करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है बिष्टि इज, यानी कि बिष्टि है। बिष्टि क्या है? बिष्टि ईस्ट है या वैश्य है या वृष्टि है या बेगार है? इनमें से बिष्टि का अर्थ क्या है? 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? वृष्टि माने क्या होता है? बेगार, यानी बिष्टि का मतलब क्या होता है यहाँ पर? बेगार, मतलब बेगारी करवाया जाता था पहले राजा महाराजाओं के द्वारा, उसी को बिष्टि कहा जाता था। अगला प्रश्न है स्वयंवर मैरिज वाज इन जो है प्रैक्टिस, यानी कि स्वयंवर विवाह का प्रचलन था। स्वयंवर विवाह का प्रचलन कहाँ पर था, किसमें था? तो क्षत्रियों में था। जाहिर सी बात है राजा महाराजा लोग ये करवाते थे। ओके, अगला प्रश्न है आपके समझ 28 नंबर, द कॉम्प्लेयर वाज वेदास, यानी कि वेदों के संकलनकर्ता कौन है? अभी हमने आपको बताया था वेदों के संकलनकर्ता कौन है? व्यास जी हैं, वेद व्यास। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कौन सा? दसराग युद्ध है वो कहाँ पर हुआ था? दसराग युद्ध, ये देखिए ये लगातार कानपुर विश्वविद्यालय में ही प्रश्न पूछा गया था। और भी प्रश्न इनमें से जो हमने बताया था ऋग्वेदा वाला और तमाम सारे प्रश्न जो है लगभग वहीं से पूछे गए हैं कानपुर विश्वविद्यालय में से। और मॉडल पेपर में भी हमने इन सभी को कुछ ना कुछ मात्रा में बताया होगा, आप देखिएगा उसमें जा करके। अब मुझे इतना याद नहीं था कि हमने कौन सा प्रश्न रखा था कौन नहीं रखा था, लेकिन आप देख लीजिएगा एक बार अगर विश्वास ना हो। बाकी ये पेपर आपका अच्छा हुआ होगा, मुझे पता है। ओके, और भी प्रश्न आपके एजुकेशन का भी अच्छा हुआ होगा, होम साइंस का अच्छा हुआ होगा, पॉलिटिकल साइंस का आपका अच्छा हुआ होगा। अब जैसे देखिए अभी इस समय मैं अलग हूँ, बिजी हूँ ज़्यादा, इसीलिए पेपर जल्दी सॉल्व नहीं करवा पा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सा खाली होऊंगा मैं सारे के सारे पेपर को आपको सॉल्व करवा दूंगा। हालांकि पॉलिटिकल साइंस का मैं प्रयास करूँगा जल्दी हो जाए, संस्कृत का भी मैं करूँगा जल्दी हो जाए आपका। ओके, चलिए, तो दसराग युद्ध हुआ था, कहाँ पर हुआ था, किस नदी किनारे हुआ था, यही पूछा जा रहा है।
दसराग युद्ध जो हुआ था ये पारुष्णवी नदी किनारे हुआ था। किस नदी के? पारुष्णवी नदी। अब पारुष्णवी नदी इसमें दिया नहीं है, लेकिन उसका दूसरा नाम ही है, एक नदी वो दी हुई इसमें। तो रावी नदी को ही पारुष्णवी नदी कहा जाता था पहले, ठीक, पारुष्णवी नदी। तो वही नदी आपको यहाँ पर दी गई है ना, वो देखिए रावी नदी दी गई ना। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। 29 का क्या होगा? 29 का आपका कौन सा करेक्ट होगा भाई? 29 का 1। अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी सूक्त लिया गया है। देखिए प्रश्न जो है फिर से घुमा फिरा करके वही पूछा जा रहा है। पृथ्वी सूक्त इज सीटेड फ्रॉम, तो भाई किससे लिया गया पृथ्वी सूक्त? 30वां का करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट अथर्ववेद से। वही अगला प्रश्न 31 नंबर, गायत्री मंत्र का उल्लेख है, कहाँ पर है गायत्री मंत्र का उल्लेख भाई? गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ पर है? ऋग्वेद में है। अगला प्रश्न देखिएगा, वेदांतवाद यानी वेदांत किसे कहते हैं? बिल्कुल सभी को पता होगा, हमने अभी भी बताया था वेदांत किसे कहते हैं, उपनिषदों को। देखिए दो बार एक ही प्रश्न पूछ लिया गया। अगला प्रश्न आपके समक्ष पुरंदर कहा गया, किसको कहा गया है? जो है सॉरी, इंद्र को पुरंदर कहा गया। देखिए चौथा, देखिए ये भी पूछा गया अभी। देखिए 3-4 प्रश्न ऐसे हो गए जो कि दोबारा पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न, युद्ध के देवता कौन थे? तो युद्ध के देवता जाहिर सी बात है कौन थे? इंद्र थे। इंद्र ही युद्ध वगैरह किए जाते थे, इंद्र थे, यानी कि द गॉड ऑफ वार वाज कौन थे? तो ये इंद्र ही थे। अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न क्या है? प्राचीनतम धर्म सूत्र है। प्राचीनतम धर्म सूत्र क्या है? यानी कि एर्लेस्ट धर्म सूत्र इज, प्राचीनतम धर्म सूत्र क्या है? गौतम या फिर आप स्तंभ, वशिष्ठ या बौधायन? तो भाई प्राचीनतम जो धर्म सूत्र है कौन सा है? तो 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? फर्स्ट वाला, यानी कि गौतम गृह सूत्र, मतलब धर्म सूत्र। अगला प्रश्न आपके समक्ष कौन सा है? अगला प्रश्न आपके समक्ष 36 नंबर प्रश्न देखेंगे, वैदिक काल में जो है रत्नी थे, यानी कि इन वैदिक पीरियड रत्नीवास, वैदिक पीरियड में जो थे वो रत्नी, यानी कि वैदिक काल में रत्नी किसे कहा था? रत्नगी को, पाणी को, यज्ञकर्ता को या फिर उच्च पदाधिकारी को? तो रत्नी एक प्रकार के क्या होते थे भाई? रत्नी एक प्रकार के उच्च पदाधिकारी होते थे, ठीक है, कार्य करने वाले। ऑप्शन नंबर 4 होगा, हायर ऑफिसर्स। 37 नंबर प्रश्न क्या है? राजसूय योजना इज एसोसिएटेड विथ, यानी राजसूय यज्ञ का संबंध किससे था? जाहिर सी बात है क्षत्रिय लोग करवाते थे, ब्राह्मण लोग क्या करते थे, तो आप ए लगाइएगा। अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न क्या है? द सीर ऑफ गायत्री जो है हाइमन इज, यानी गायत्री मंत्र के दृष्टा कौन है? देखिए फिर पूछ लिया गया, विश्वामित्र ही है। देखिए कितने प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं ना। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न आपके समक्ष है क्या? कि द चीफ रासा ऑफ, रासा माने रस, द चीफ रस ऑफ रामायण इज जो है कौन सा रस था भाई? रामायण का प्रमुख रस माना जाता है। रामायण का प्रमुख रस कौन है भाई? तो रामायण, यानी कि जो रामायण लिखा किसने? रामायण किसने लिखा? वाल्मीकि जी ने लिखा। वाल्मीकि जी का जो रामायण है उसका जो रस है वो करुण रस है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, चतुर्विंशति मतलब शास्त्री संहिता है। चतुर्विंशति शास्त्री संहिता किसके कहा जाता है? गीता को, रामायण को, महाभारत को या पुराणों को? किसे कहा जाता है भाई? तो ये रामायण को कहा जाता है। 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 40 का 2 वाला। रामायण में चूंकि 24 चतुर्विंशति 24,000 शास्त्री, यानी 24,000 इसमें जो है श्लोक, इसलिए इसको कहा जाता है, श्लोक है इसीलिए कहा जाता है। ओके, अगला प्रश्न, जय के नाम से कौन प्रसिद्ध है? जय संहिता कहा जाता था किसको? महाभारत को जय संहिता। ऑप्शन नंबर 4 में करेक्ट होगा ये। अगला प्रश्न 42 नंबर, भगवत गीता उद्धत है। उद्धत माने निकली है, कहाँ से? आदि पर्व से, विराट पर्व से, भीम पर्व से, द्रोण पर्व से। तो भगवत गीता का जो उद्भव हुआ है कहाँ से हुआ भाई? कहाँ से हुआ है? तो ये जो है भगवत गीता जो उद्धत हुई है कहाँ से? भगवत गीता कब, किस पर्व से? महाभारत के, क्योंकि महाभारत पर्वों में बटा हुआ, तो किस पर्व से भगवत गीता निकली है? भगवत गीता इज सिटेटेड फ्रॉम, कहाँ से निकली भाई? 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल भीम पर्व। ओके सॉरी, भीष्म पर्व, भीम बोल दिया, भीष्म पर्व से निकली है। अगला प्रश्न है आपका 43 नंबर, रामायण में कौशल की राजधानी है। रामायण में कौशल की राजधानी क्या है? तो रामायण में जो कौशल की राजधानी है कौन सी भाई? अयोध्या है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, हस्तिनापुर जो है डिस्क्राइब्ड इन महाभारत इज लोकेटेड एट, यानी वर्तमान समय में जो महाभारतकालीन हस्तिनापुर है वो कहाँ पर है? तो ये भाई मेरठ में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर इसका 3 का दिल्ली के किनारे पड़ता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, वैदिक कालीन विदथ ये शब्द जो है, यानी कि विदथ, यहाँ पर देखिए वेदिका जो है विदथा इज, यानी वेद में वैदिक कालीन
मतलब वैदिक कालीन युग में जो विदथ शब्द है ये किसके लिए प्रयोग में आया जाता था, किसके लिए प्रयोग में आता था? फटाफट से बताने का प्रयास करें। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा सभी दोस्त। ओके, तो विदथ जो शब्द था 45 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा भाई? विदत शब्द विद्वानों की परिषद, जिसमें विद्वान लोग जो है सभाएं जो होती थी विद्वानों की, उन्हीं को कहा था विद्वानों की परिषद। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 46 नंबर। मेसोपोटामिया का अर्थ है, मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है भाई? मेसोपोटामिया दो नदियों के बीच के क्षेत्र को यानी भूमि को मेसोपोटामिया कहा जाता था। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न 47 नंबर। यूफ्रेटस नाम है, यूफ्रेटस किसका नाम है? 47 नंबर। यूफ्रेटस कौन थे भाई? यूफ्रेटस जो है वो फरात, यूफ्रेटस जो है ये फरात का नाम ही, यूफ्रेटस नदी जो है एक प्रकार से बात की जाए, फरात नदी जो है दजला फरात की घाटी आपने सुना होगा, तो फरात को ही यूफ्रेटस कहा जाता है। 47 का कौन सा करेक्ट होगा? तीसरा वाला। अगला प्रश्न है 48 नंबर। प्रश्न क्या है? वर्तमान में मेसोपोटामिया है कहाँ पर है? इराक में है। वर्तमान में मेसोपोटामिया कहाँ पर है भाई? इराक में है। फर्स्ट करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा 49 नंबर प्रश्न है कि गोल्ड ऑफ ईयर इज रिलेटेड टू, यानी कि सॉरी गॉड ऑफ ईयर, यानी वायुदेव जो थे एनलिल, वो किससे संबंधित है? तो एनलिल किससे? असीरिया से, मिस्र से, सुमेरिया से, सिंध से। किस जगह के देव हैं एनलिल जो थे? 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? तो यही एक प्रकार से इसमें देखिएगा, इसमें थोड़ा सा इसको थोड़ा सा बुक वगैरह में मिल जाएगा, आप इसको देख लीजिएगा। बाकी हमने जो है मेरे पास उतना ज़्यादा समय नहीं था, इसलिए थोड़ा सा मैं इस पर रिसर्च नहीं कर पाया। बाकी अब देख लीजिएगा, हो जाएगा, मिल जाएगा। कोई गलत मतलब कोई कठिन प्रश्न नहीं है, सहज ही प्रश्न है, आप बुक में मिल जाएगा आपकी। इजिप्ट इज़ लोकेटेड, यानी कि मिस्र स्थित है। मिस्र कहाँ पर स्थित है भाई? मिस्र स्थित है एशिया में, मेसोपोटामिया में, या ग्रीक में, या अफ्रीका में। तो जाहिर सी बात है इजिप्ट जो है अर्थात जो मिस्र है आपका वो अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पर है? अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर इसका 4 होगा। और मिस्र में मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, ये बात आप ध्यान रखिए। अगला प्रश्न, नील नदी को मिस्र का वरदान किसने कहा था? नील नदी को मिस्र का वरदान किसने कहा था? फटाफट से बताने का प्रयास करें। नील वाज द ग्रेट गिफ्ट ऑफ, ग्रेट गिफ्ट टू इजिप्ट वाज टोल्ड, किसने कहा था? हेरोडोटस ने? नहीं, ये इतिहास का पिता है, सॉरी यही कहा था होगा, हेरोडोटस ने ही कहा था। इतिहास का पिता है हेरोडोटस, और इसी ने कहा था नील नदी को मिस्र का वरदान। अगला प्रश्न आपके समक्ष है भाई, हापी कहते हैं, हापी किसे कहते हैं? 52 नंबर प्रश्न है। हापी किसे कहता है? 52 नंबर प्रश्न करेक्ट आंसर क्या होगा? हापी मेरे ख्याल से जहाँ तक है सिंधु नदी को हापी कहा जाता होगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के आसपास यही है, तो हापी इसी को कहा जाता है। बाकी एक बार आप चेक कर लीजिएगा क्या होगा इसका, ठीक है। तो ये 3 प्रश्न ही थे, बाकी और सारे प्रश्न क्लियर हुए हैं आपके। ओके, अगला प्रश्न 53 नंबर प्रश्न है, पिरामिड का क्या अर्थ होता है भाई? पिरामिड का क्या अर्थ होता है? 53 का करेक्ट आंसर क्या होगा? पिरामिड का मतलब क्या होता है? समाधियाँ। पिरामिड मतलब क्या होती है? समाधियाँ बनाई थी उन्हीं को पिरामिड कहते थे। अगला प्रश्न एमन रे संबंधित है। एमन रे किससे संबंधित है? एमन रे 54 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? एमन रे। ये एमन रे जो है सूर्य के लिए प्रयोग किया गया, सूर्य देवता के लिए। अगला प्रश्न है, फाराओ कहते हैं, फाराओ किसे कहा जाता है? चीनी राजा को, सुमेरियन राजा को, वास्तुकला को, मिस्री राजा को। तो फाराओ किसे कहा जाता है? फाराओ किसे कहता है? 55 का क्या होगा? मिस्र के राजा को फाराओ के नाम से जाना था। ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला प्रश्न 56 नंबर प्रश्न देखेंगे, मिस्र की प्राचीन लिपि थी। मिस्र की प्राचीन लिपि कैसी थी? चित्राक्षर थी। कौन सी? चित्र के रूप में, चित्राक्षर लिपि थी। अगला प्रश्न 57 नंबर प्रश्न देखेंगे, राजा जो है अखनाटन, जो राजा अखनाटन थे वो किससे संबंधित थे? राजा अखनाटन संबंधित है। ए ऑप्शन है सुमेर, बी है मिस्र, सी है चीन, और डी है ग्रीक। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? तो राजा अखनाटन जो थे किससे संबंधित हैं भाई? तो 57 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकंड वाला, मिस्र। राजा अखनाटन जो है मिस्र से संबंधित है, इजिप्ट से। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 58 नंबर प्रश्न, गॉड ऑफ एंटोनिज्म, यानी कि एटनवाद के मुख्य देवता कौन है? तो एटनवाद जो था उसके मुख्य देवता में आप किसका नाम ले सकते हैं? सूर्य भगवान का। ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट होगा। वहीं अगला प्रश्न आपके समझ कन्फ्यूशियस संबंधित है। ये सब प्रश्न तो हमने बताया ही था यार, और तमाम सारे प्रश्न बताए हैं। अब मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि जब लिखित वाला होता है तो हमको याद रहता है कौन कौन सा हमने बताया, लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट इसीलिए याद नहीं रहता। आप ये मत कहिएगा कि नहीं आया है सर जी, सारे के सारे अब आप ना कर पाओ, ना पढ़े हो तो उसकी बात ही अलग है। जो नहीं आता मैं खुद ही बोल देता हूँ कि हाँ ये नहीं आया। बाकी बहुत सारे प्रश्न इससे जो है मेरे मॉडल पेपर से फंसे हुए हैं, और जो अगले कानपुर वाला देखा होगा तो उससे भी बहुत सारे प्रश्न आए हैं आपके इसमें। ओके,
और जो लिखित वाला मॉडल पेपर जिन्होंने देखा होगा, लिखित वाला मॉडल पेपर, उसमें लिखित वाले मॉडल पेपर में और एक बात आपको बता दूं, एक हमने महासंग्राम वीडियो बनाई थी प्राचीन इतिहास भी प्रथम सेमेस्टर की, उसमें भी हमने इन सभी चीज़ों को जो है लिखित तरीके से बताया है, लेकिन उसमें बीच में हमने बताया कि हाँ ये प्रश्न ऑब्जेक्ट टाइप के बन सकता है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ओके, कन्फ्यूशियस के बारे में हमने खूब समझाया आपको। तो कन्फ्यूशियस कहाँ से संबंधित है भाई? 59 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी को पता होगा, चीन से संबंधित है। कौन? कन्फ्यूशियस। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, अगला प्रश्न है 60 नंबर प्रश्न देखेंगे। ताओवाद के संस्थापक कौन है भाई? 60% का उत्तर कौन है? ताओवाद के संस्थापक कौन है? लाओ त्से जो है वो ताओवाद के संस्थापक हैं। वहीं अगला प्रश्न देखेंगे 61 नंबर प्रश्न क्या है? गिज़ेह के महान पिरामिड का निर्माता है। गिज़ेह के महान पिरामिड का निर्माता कौन है भाई? कौन है? खुफू। कौन है? खुफू। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, ओल्ड टेस्टामेंट ग्रंथ का संबंध है, यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट रिलेटेड टू, किससे है भाई? तो ओल्ड टेस्टामेंट का संबंध किससे है? ओल्ड टेस्टामेंट का संबंध किससे भाई? 62 का करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट, यानी यहूदियों से है। अगला प्रश्न देखिएगा 63 नंबर प्रश्न क्या है? जो है पेपाइरस पत्रों के आविष्कारक हैं। पेपाइरस पत्रों के आविष्कारक कौन है? 63 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वो मिस्र जो है, चीन से पहले कागज का आविष्कार, मतलब कागज के आविष्कार से पहले चीन ने जब आविष्कार किया कागज का, उससे पहले से ही जो मिस्र के लोग थे वो पेपाइरस पत्रों का प्रयोग किया करते थे। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे 64 नंबर प्रश्न आपका समय है, दार्शनिक जो मेरियस था, मेरीमस, फिलोसाफर मेरीमस इज रिलेटेड टू, यानी दार्शनिक मेरीमस जो था किससे संबंध था भाई? उसका चीन से, सुमेर से, मिस्र से या सिंध से, किससे संबंध रखता था? कौन? दार्शनिक जो मेंसियस था उसका संबंध किससे था? दार्शनिक मेंसियस का संबंध किससे था भाई? 64 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वो चीन से संबंध रखता था। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, अगला प्रश्न है 65 नंबर देखेंगे प्रश्न, जिगुरतों का निर्माण होता था। जिगुरत कहाँ बनाए जाते थे भाई? 65 नंबर प्रश्न है, जिगुरतों का निर्माण कहाँ पर होता था? सुमेरिया में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे 66 नंबर प्रश्न, मेसोपोटामिया वाज लोकेटेड एट, यानी मेसोपोटामिया स्थित था, कहाँ पर स्थित था? सॉरी, मेसोपोटामिया हमने बीच में बोल दिया था कि मिस्र में स्थित था, क्या? सॉरी, बीच में हमने क्या बोल दिया? मिस्र में क्या? मेसोपोटामिया। सॉरी उसके लिए, सॉरी, मिस्र में नहीं है मेसोपोटामिया। ओके, सॉरी उसके लिए, मिस्र में मेसोपोटामिया नहीं है। ओके, मिस्र की सभ्यता एक अलग की सभ्यता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वो कहाँ पर है? इराक में है। कहाँ पर है? इराक में। उससे ऊपर आप देखेंगे, ठीक है। इजिप्ट से अलग, इजिप्ट तो अफ्रीका में पड़ जाता है, इराक आपका एशिया में पड़ेगा। तो वो है, हमने थोड़ा सा वैसे दिमाग से मतलब मुंह से निकल गया था, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, ठीक। तो मेसोपोटामिया कहाँ पर स्थित था भाई? मेसोपोटामिया 66 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये इराक में स्थित था। ऑप्शन सी। ओके, अगला प्रश्न, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है भाई? देखो, हेरोडोटस को कहा जाता है। बड़े सरल प्रश्न थे, ज़्यादा कठिन नहीं थे। अब बस आप एक बार पढ़े होते तो हो जाता। चीन का शोक किसे कहते हैं? सभी को पता होगा, होंगहो नदी को चीन का शोक, पीली नदी से को कहा जाता है, होंगहो को ही, ठीक। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया? अगला प्रश्न पूछा गया था जो है गिल्गमेश महाकाव्य देन है। गिल्गमेश जो महाकाव्य है किसकी देन है? किसने लिखा है? चीन की देन है, सुमेर सभ्यता की है, मिस्र सभ्यता की, या बेबीलोन सभ्यता की देन है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा 69 का? बिल्कुल, सुमेरियन सभ्यता की देन है, सुमेर की। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट होगा। 70 नंबर प्रश्न है, सुमेरिया धर्म में निम्माह क्या है? निम्माह शब्द का मतलब क्या होता है? निम्माह एक देवी को यहाँ पर कहा जाता था, जो कि पृथ्वी की देवी मानी जा सकती हैं। तो पृथ्वी की देवी को हम क्या कहते हैं? निम्माह के नाम से जानते थे। सुमेरिया धर्म में निम्माह का मतलब क्या होता था? देवी। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे 71 नंबर। 71 नंबर आपके प्रश्न है, क्या दिया हुआ है? नेचर ऑफ सुमेरियन रिलीजन वाज, यानी सुमेरियन धर्म का स्वरूप कैसा था? तो बिल्कुल भाई, बहुल जो है देवादी था, बहुल देवादी था, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए। अगला प्रश्न आपके समक्ष 72 नंबर कि द कोड ऑफ जो है हम्बुराबी कंटेंस, यानी कि हम्बुराबी की विधि संहिता जो थी वो उनमें से कौन, मतलब कि में है, कितनी धाराएं? हम्बुराबी की विधि संहिता में कितनी धाराएं हैं आपसे पूछ रहा है। हम्बुराबी की विधि संहिता में हैं, अब धाराएं हैं, जाहिर सी बात है नीचे कितनी धाराएं दी गई हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? 285 धाराएं होंगी आपकी। तो दूसरा वाला इज राइट आंसर, दूसरा करेक्ट होगा 72 का। अगला प्रश्न देखेंगे 73 नंबर, ये क्या है? यांगचू। यांगचू यानी कौन था भाई? यांगचू कौन था? राजा था, दार्शनिक था, ग्रंथ था या कवि था? यांगचू क्या है? एक दार्शनिक है। यांगचू कौन है भाई? एक दार्शनिक, फिलोसाफर है। कौन है? फिलोसाफर है। ओके, दार्शनिक है। सेकंड नंबर करेक्ट आंसर होगा, 73 का सेकंड नंबर। अगला प्रश्न 74 नंबर देखिएगा, ताओवाद का अर्थ क्या है? ताओवाद माने क्या होता है भाई? ताओवाद माने क्या होता है? एक प्रकार का मार्ग। कैसा मार्ग? जो कि श्रेष्ठ हो। ओके,
तो श्रेष्ठ मार्ग जो है यही होता है आपका ताओवाद का अर्थ। 74 का करेक्ट आंसर क्या होगा? नोबल वे। ओके, तो ताओ मतलब कि ताओइज्म इज क्या होता है? नोबल वे। थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर, श्रेष्ठ मार्ग। ओके, वही लास्ट प्रश्न आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न क्या है? हेरोडोटस की महान कृति है। हेरोडोटस की महान कृति कौन सी है? और आपको बता दो BA सेकंड ईयर की हिंदी साहित्य की क्लास, आधुनिक हिंदी साहित्य की, अभी रात के आपकी 9 बजे से आपकी क्लास प्रारंभ होगी, तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा। ओके, रात के 9 बजे से वो क्लास प्रारंभ होगी, आप उसको जरूर देखिएगा, एंजॉय करिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो रात के 9 बजे हिंदी साहित्य BA द्वितीय वर्ष प्रथम पेपर आधुनिक हिंदी साहित्य के बारे में बताऊंगा। अगर आप जैसे कि जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं वो भी उसको देख सकते हैं, क्योंकि उसमें जो जानकारी दी जाएगी वो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी महत्वपूर्ण होगी। ओके, तो दोनों लोग देख सकते हैं, थर्ड ईयर वाले भी देख सकते हैं उसको। ओके, हेरोडोटस की महान कृति कौन सी भाई? हिस्टरीज। हिस्टरीज जो है ये इसकी महानतम कृति है, और हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ये देखिए कई सहज प्रश्न आपसे पूछे गए थे। आपको बता दो वीर बहादुर सिंह का सोशियोलॉजी का पेपर हमने सॉल्व करवा दिया, उसको भी देख लीजिएगा। पॉलिटिकल साइंस का जल्दी करवा दूंगा, और भी सब्जेक्ट की जल्दी करवा दूंगा, ठीक है। संस्कृत का करवा दूंगा आपका, लेकिन अभी समय नहीं, थोड़ा सा समय लेंगे, उसके बाद में मैं करवा दूंगा, समय मेरे पास ज़्यादा नहीं है। और आपको बता दूं कि और भी तमाम सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे कि हिंदी साहित्य का आपने दे दिया होगा मॉडल पेपर, आपको न कि साल पेपर दे दिया होगा। जिनका भी लगा होगा पेपर उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, और जो हमारे छात्र छात्राएं अभी अभी आए होंगे, लगाएंगे आगे चल करके जो आपके जूनियर लोग, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा लेक्चर। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अपने से जो जूनियर बच्चे हैं उनको जरूर बताएं, जरूर एक प्रकार से बताएं कि हाँ ये वीडियो देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को ज्वाइन करें, क्योंकि ये चैनल आपका बेस्ट चैनल है, आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपका खुद का चैनल है, आपके परिवार है हम लोग। तो बस परिवार में जुड़ने के लिए आप बताएं, ताकि आपका परिवार बड़ा हो और अपना परिवार बड़ा हो, सुंदर हो, सुशील हो, स्वच्छ हो। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। कैसा लगा वीडियो? और इसी प्रकार से और भी वीडियो देखने के लिए आप हमें उत्साहित करें, मोटिवेट करें, वीडियो को लाइक, और जितने ज़्यादा आप लाइक शेयर करते हो वीडियो को, ज़्यादा व्यू आते हैं, उतने ज़्यादा मज़ा आता है पढ़ाने में, और उतने ज़्यादा जो है एनर्जी के साथ मैं आपके समक्ष आता हूँ। ओके, धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।